गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्ञान उपार्जन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइट चैप्टर को। हम लोग देखेंगे लाइट क्या है। तो लाइट जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरण होती है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो है वो प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचारित होती है। सीधी रेखा कहने का मतलब है वो उनकी विवर्तन बहुत ही कम होती है। तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण उनकी विवर्तन भी कम होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसे डिटेल में, जिसके कारण ये ज़्यादा नहीं मुड़ पाती, अर्थात ये सीधी रेखा में गमन करती है। इसकी पुष्टि जो ग्रहण लगते हैं उससे भी पता चलती है। जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगते हैं उससे भी ये पता चलती है, मतलब सीधी रेखा में गमन करती है। जो हम लोग कैमरा पिन होल कैमरा की बात करेंगे उसमें भी जो इमेज बनता है उससे हम लोग को पता चलता है कि ये सीधी रेखा में गमन करती है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है ये 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। तो हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग में पढ़े थे। अगर आप लोग विद्युत चुंबकीय तरंग की वीडियो नहीं देखे तो आप उसे पहले पूरी तरह से देख लें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी। विद्युत चुंबकीय तरंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में होती है। उसमें पढ़े थे गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, लघु तरंगे और दीर्घ तरंगे। तो जो दृश्य प्रकाश पढ़े थे उसी की हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो जो उनकी तरंग दैर्घ्य होती है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या थी, एक अनुप्रस्थ तरंगे थी। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे हम लोगों ने तरंग में ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो आप उस वीडियो को पूरी देख लें। लाइट भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अतः यह भी एक अनुप्रस्थ तरंगे है, ट्रांसवर्स वेव है। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश की द्वैध प्रकृति। ये द्वैध प्रकृति को समझेंगे क्या है। तो प्रकाश तरंग के साथ साथ कण भी है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का द्वैध सिद्धांत कहते हैं, द्वैध प्रकृति, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। तो तरंग क्या है, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये हाइजन एक भौतिकवेत्ता थे, डच के भौतिकवेत्ता हाइजन। उन्होंने ही बताया था कि प्रकाश, ये जो प्रकाश है एक तरंग है। और जो मैक्सवेल के द्वारा जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या दिया गया, विद्युत चुंबकीय तरंग, उसमें पढ़े थे कि उसमें लाइट भी आ रहा था, दृश्य प्रकाश किरणें भी आ रही थी। तो यह तो एक तरंग है, लेकिन तरंग जो है वो प्रकाश के सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर पाती। कुछ गुण ऐसे भी हैं जिन्हें प्रकाश के तरंग की जो प्रकृति है वो उन्हें पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर पाती। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, ये विद्युत के कण की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जो ये जो प्रकाश है तरंग के साथ साथ कण की जो प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, इसी को प्रकाश की द्वैध प्रकृति कहते हैं, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। तो हम लोगों ने देखा कि जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव है और क्रॉम्पटन प्रभाव है, ये प्रकाश कण की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। और जो प्रकाश तरंग, जो प्रकाश के वैसे गुण जो तरंग के रूप में होते हैं वो कौन कौन है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन, सीधी रेखा में गमन, ये सभी गुण जो है वो प्रकाश के तरंग होने की पुष्टि करते हैं। तो ये जो कण की जो पुष्टि है, ये जर्मन के एक भौतिकवेत्ता थे आइंस्टीन, उन्हीं के द्वारा एक फोटोन सिद्धांत दिया गया था। जो फोटोन सिद्धांत से ये उनके कण होने की पुष्टि होती है। तो ये फोटोन की सिद्धांत क्या था, फोटोन सिद्धांत हम लोग देखेंगे। तो इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में चलते हैं। अर्थात जो ये लाइट है वो यहाँ पे बहुत सारे जो छोटे छोटे क्या होते हैं, ऊर्जा के बंडल के रूप में ये चलते हैं। हमेशा ये ऊर्जा के बंडल के रूप में ये चलते हैं। यही फोटोन सिद्धांत बताया गया था। और जो ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल हैं, इसी को ही क्या कहा गया है, फोटोन कहा गया। तो ये फोटोन उन प्रकाश के कण की प्रकृति को शो करते हैं। और ये किनके द्वारा बताया गया था, जर्मन के भौतिकवेत्ता आइंस्टीन के द्वारा। और जो तरंग सिद्धांत दिया गया ये हाइजन के द्वारा दिया गया था, एक डच के भौतिकवेत्ता थे। अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश की चाल के बारे में।
तो प्रकाश की चाल के बारे में प्रथम जो बताए थे वो रोमर के द्वारा बताया गया था। ये जो जुपिटर प्लैनेट है, बृहस्पति ग्रह, उनके एक उपग्रह के चाल के बारे में गणना करने के पश्चात प्रकाश के चाल के बारे में ये इन्होंने बताया था। जो उनकी एक उपग्रह थी वो उनकी 2 ग्रहणों के बीच की जो अवधि थी उसे ज्ञात करके इन्होंने प्रकाश के चाल के बारे में बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगर इसे मील प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया जाए तो ये 1,86,310 मील प्रति सेकंड आती है। एक लगभग में इसका डेटा दिया गया है। और इसे किलोमीटर प्रति सेकंड में देखें तो 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब अगर यही किलोमीटर को हटा दिया जाए तो 2,99,000 को हम लोग 3 लाख ले लेते हैं। 3 लाख करने का मतलब 3 × 10⁵ और ये किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो यही क्या आ जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो निर्वात में जो इसकी चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग माध्यमों में जो उनकी चाल है वो अलग अलग हो जाती है। अर्थात जो निर्वात में सबसे ज़्यादा, उसके बाद में हम लोग अगर देखेंगे तो गैस में, उससे कम, और उससे कम जल में, उससे कम ठोस में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम ध्वनि के सीधे विपरीत है। ध्वनि में हम लोगों ने क्या देखा था कि ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद जल में, उसके बाद जल अर्थात द्रव में, और उसके बाद गैस में, और निर्वात में क्या हो जाता था 0, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी 0 होती थी, उनमें कोई माध्यम नहीं है। तो ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती थी, तो निर्वात में उनकी चाल 0 हो जाती थी। ये ध्वनि की बात किया गया है। और जब प्रकाश की बात कर रहे हैं तो सीधे उल्टा, इसमें निर्वात में सबसे ज़्यादा, ये निर्वात में भी चलती है क्योंकि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। निर्वात में सबसे ज़्यादा, उसके बाद गैस में, उसके बाद जल में, और उसके बाद ठोस में। ठोस कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि जो माध्यम है वो माध्यम में कुछ हम लोग माध्यमों में देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग इसे याद करते हुए भी चलेंगे। तो निर्वात में तो याद ही हो गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हम लोग जल की बात करेंगे तो जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में हम लोग देखें तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। माध्यम तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ ही माध्यमों का भी यहाँ पे देखा और हम लोग इसे मेमोराइज भी कर लेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि निर्वात में तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जल में तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद हम लोगों ने देखा जल के बाद कांच में देखा तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और उसके बाद हम लोगों ने नायलॉन में देखा 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये जो रॉक साल्ट होते हैं उसमें भी 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही होता है। अब हम लोग बात करेंगे सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश के आने में जो समय लगता है उसके, तो वो कितना लगता है 499 सेकंड। 499 सेकंड लगभग ये औसतन माना गया है। और जब उसे मिनट सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 8 मिनट 19 सेकंड, या कहीं कहीं पे 20 सेकंड, कहीं पे 16 या 16.5 सेकंड भी दिया गया, लेकिन लगभग हम लोग यही मानेंगे 8 मिनट 19 सेकंड के लगे। तो अपनी लाइट होती नहीं है, वो सूर्य के ही लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित करके पृथ्वी तक जो आती है वो 1.28 सेकंड लगती है, लगभग 1.3 सेकंड भी हम लोग उसको कह सकते हैं। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन की ओर देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब किसी पॉलिश्ड सरफेस से या चिकनी सतह से प्रकाश को टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अर्थात जब कोई पॉलिश्ड सरफेस होता है और उस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो वो उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक पॉलिश्ड युक्त क्या है, यहाँ पे एक सरफेस है
और जब यहाँ पे प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, ये आपतित किरणें हैं, आपतित किरणें, या इसी को इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो यहां से टकराने के बाद ये क्या हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है उसी माध्यम में, परावर्तित किरणें हो गई है, ये रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो सरफेस है उसके लंबवत हम लोग एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसे अभिलंब कहा जाता है, या उसी को नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल। तो आपतित किरणें और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। और परावर्तित किरणें और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। इसे हम लोग आई से, जो आपतित किरणें और अभिलंब के बीच में कोण बन रहा है, आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से। तो प्रकाश के परिवर्तन का दो नियम दिया गया है कि जो आपतन कोण होंगे वो परावर्तन कोण के बराबर होंगे, अर्थात एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। और जो दूसरा दिया गया है कि आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। आपतित किरणें, अभिलंब अर्थात नॉर्मल, और परावर्तित किरणें, ये तीनों एक ही तल में होंगे और तीनों का कोलिनियर भी होगा, एक ही पॉइंट से क्रॉस करेंगे। तो ये प्रकाश का परिवर्तन हम लोगों ने देखा। कोई भी चिकनी या पॉलिश्ड सरफेस से उस पर जब कोई प्रकाश आपतित होती है तो उसी माध्यम में टकराकर वापस लौटने की ही क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम देखें कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण किसे कह रहे हैं, तो अभिलंब और आपतित किरणें के बीच में जो एंगल होता है, और परावर्तित कोण क्या हो गया, परावर्तित किरणें और अभिलंब के बीच में। अभिलंब क्या है, तो जो भी पॉलिश्ड सरफेस है उस पर जो 90 डिग्री का जो एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है वही उसका अभिलंब कहलाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं दर्पण, मिरर। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण को भी दो भागों में बांटा गया है, समतल दर्पण अर्थात प्लेन मिरर और गोलीय दर्पण अर्थात स्फेरिकल मिरर। अब गोलीय मिरर को भी, गोलीय दर्पण को भी दो भागों में बांटा गया है, उत्तल दर्पण अर्थात कन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण कनकेव मिरर। पहले हम लोग अब समतल दर्पण की बात करेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। तो जो समतल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है वो समतल होती है, ये एक पट्टी के रूप में इस तरह से पट्टी के रूप में होती है, चारों तरफ एक मेटल का लगा दिया जाता है और यही हम लोग लुकिंग ग्लास के रूप में भी इसे यूज करते हैं। एक सतह जो होती है उसकी कलर्ड होती है, कलर के लिए हम लोग मरकरी या सिल्वर का भी यूज किया जाता है इसमें, या सिल्वर ब्रोमाइड हम लोग कह सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। कहीं कहीं पे रेड ऑक्साइड का भी इसमें यूज किया जाता है। और इसकी जो उपयोग है हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो आईना में, पेरियोस्कोप में, कैलिडोस्कोप में ये इसका यूज होता है। अब इसकी कुछ हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है कि कोई भी दर्पण अगर रखी हुई है, समतल दर्पण मान लिया जाए, ये समतल दर्पण है, यही एक समतल दर्पण है, इधर वाले इसके परावर्तक सतह है और इधर कलर वाला पार्ट है। तो दर्पण से जितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा होगा उतनी ही दूरी उसको अंदर में अपने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। अर्थात क्या हो गया कि कोई भी समतल दर्पण में जितनी दूरी कोई वस्तु उसके आगे रखी हो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण में उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा। अर्थात इसे क्वेश्चन भी आ सकता है
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 20 मीटर पर रखी गई है तो उसको अपना प्रतिबिंब दर्पण के अंदर कितनी दूरी पर दिखाई देगा। तो वो अगर दर्पण से 20 मीटर की दूरी पे है तो दर्पण के अंदर भी उसे 20 मीटर पे ही दिखाई देगा। अब हम लोग बात करेंगे कि चाल का। तो कोई भी अगर वस्तु जो है या कोई भी अगर यहाँ पे आदमी है, अगर वो भी चाल से दर्पण की ओर आता है तो उसे अपने दर्पण में अपनी जो प्रतिबिंब है उसे 2v चाल से आते हुए दिखाई देगा। अगर वो भी चाल से उसकी ओर आता है तो वो 2v चाल से आते हुए दिखाई देगा। यही कारण है कि कहीं कहीं पे जो फिल्म में दिखाए जाते हैं कि काफ़ी तेज से दौड़ रहा है या काफ़ी ऊंचाई से जंप लगा रहा है तो वहाँ पे मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि जैसे ही वो उसके सामने v चाल से आएंगे तो उसमें जो मिरर में है उसे 2v चाल से दिखाई देगा। अगर कोई वस्तु उसके तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो उसके अंदर जो उसका इमेज है, प्रतिबिंब बन रही है, वो उसके तरफ 20 मीटर प्रति सेकंड से आते हुए दिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं पूर्ण प्रतिबिंब। तो कोई भी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब कोई भी जो समतल दर्पण है उसे देखने के लिए उसे अपने हाइट की कम से कम आधी हाइट की, मतलब कि अब अगर वो 5 फीट की है तो कम से कम 2.5 फीट की, कम से कम 2.5 फीट, उससे ज़्यादा हो तो चलेगा, या कम से कम 2.5 फीट की उसे मिरर की हाइट होनी चाहिए, तब वो अपने प्रतिबिंब को पूर्ण रूप से वो देख पाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आपतित किरणें। अगर हम लोग नियत रखते हैं और दर्पण को घुमाते हैं, अर्थात जब कोई आपतित किरण को नियत रखते हुए किसी दर्पण को घुमाते हैं थीटा डिग्री से, तो उनके अंदर का जो प्रतिबिंब है वो 2 थीटा डिग्री से घुमा हुआ दिखाई देने लगेगा। अगर यहाँ मैं इसे थीटा डिग्री से घुमा दूँ तो आपको और ज़्यादा वो, मतलब कि जितना डिग्री से मैं घुमाऊँ उससे ज़्यादा डिग्री को आपको दिखने लगेगा, 2 थीटा डिग्री घुमा हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं कि यदि दो दर्पण थीटा डिग्री पे झुके हों, इस तरह से कोई भी दो समतल दर्पण है, इसका इधर कलर पार्ट है और इसका इधर कलर पार्ट है, तो इस तरह से यहाँ पे थीटा डिग्री पर ये दो दर्पण झुका हुआ है। और अगर ये कोई भी दो दर्पण थीटा डिग्री पे झुके हुए हो और इसके बीच में कोई वस्तु को रखते हैं, इसके मतलब कहीं पे ये दोनों जब दर्पण के बीच में कहीं पे भी कोई वस्तु को रखते हैं तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे इसे हम लोग देखेंगे। अगर ये 360 डिग्री बाई थीटा एक सम संख्या आता है तो क्या करेंगे, जैसे थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री लिए हैं, थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो कैलकुलेट करेंगे 360/90 कैंसिल हो गया, 9 4 जा 36 तो 4, तो ये क्या है, एक इवन संख्या है, सम संख्या है, इवन नंबर। तो क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, अर्थात 4 में से 1 गया तो 3। और अगर हम लोग यहाँ थीटा का वैल्यू 40 डिग्री लेते हैं और 360/40, तो ये 4 9 जा 36, तो ये क्या आ गया, ऑड नंबर। तो ये इतना ही रहेगा, अर्थात कोई भी दो दर्पण जो समतल दर्पण है अगर वो थीटा डिग्री पे झुके हुए हों तो उसमें बने प्रतिबिंबों की जो कैलकुलेशन हम लोग 360/थीटा से करते हैं। अगर इनकी वैल्यू एक इवन नंबर आती है तो उसमें से 1 माइनस करेंगे, वही प्रतिबिंब की संख्या बनेगी, और जब ये ऑड आएगी तो ये वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये ना इवन आए ना ऑड आए, जैसे हम लोग देखते हैं अगर थीटा इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं कुछ भी ले लें 35, तो ये क्या हो जाएगा 360/35, मतलब लगभग 10.2 के ये बराबर आएगा। तो यहाँ जो हम लोग लेंगे सिर्फ इंटीजर पार्ट को लेते हैं, मतलब 10, तो इसमें जो प्रतिबिंब की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, 10 लगभग बनेगी। अब दूसरा इसमें आता है, अगर ये दोनों के जो समतल दर्पणों के बीच में अगर ये समद्विभाजक पे किसी वस्तु को अगर रख दिया जाता है, मान लिया जाए ये दोनों दर्पण 40 डिग्री पे झुके हुए हों, या मान लेते हैं 60 डिग्री पे झुके हुए हों, ठीक है, और ये वस्तु को 30 डिग्री पे रख दिया जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, मतलब 60 डिग्री पे हो और 30 डिग्री पे कोई वस्तु को रख दिया गया हो, तो हम लोग क्या करेंगे 360 डिग्री बाई 60 से 1 क्या कर देंगे माइनस, मतलब इसकी जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वो 5 होगी।
हम लोग समतल दर्पण के उपयोग के भी बारे में बात कर लें कि ये लुकिंग मिरर के रूप में यूज होता है। ये देख रहे हैं लुकिंग मिरर है ये। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर इसमें मैं खोल कर दिखाऊं तो ये देखिए इसके बाहर में क्या है, एक इधर हम लोग देख रहे हैं कि कलाई किया हुआ भाग है जो या तो सिल्वर ब्रोमाइड से होती है या रेड, कहीं कहीं पे हम लोग देखेंगे रेड ऑक्साइड का भी रहता है, कहीं पे सिल्वर का भी रहता है। तो ये इसका कलाई किया हुआ भाग है और ये इसके परावर्तक सतह है। तो इसका उपयोग लुकिंग मिरर में भी यूज किया जाता है, अर्थात आईना में यूज करते हैं जैसा कि हम लोग यूज कर रहे हैं। और दूसरा इसका क्या यूज देख रहे हैं, पेरिस्कोप में पोर्ट है इस तरह से, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक पेरिस्कोप लगा हुआ है। ये पेरिस्कोप भी मान लिया कोई भी डिवाइस है। तो इसमें क्या है, एक पेरिस्कोप किस तरह का लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है इसमें, तो ये एक तरह का पाइप जैसा संरचना रहता है इस तरह से और ऐसा इस तरह से। अब ये जो यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ होगा और यहाँ पे, और ये दोनों की जो परावर्तक सतह होंगे एकदम आमने सामने होंगे, ये और ये। क्योंकि ये क्या है, चाहे जैसे ही यहाँ से ये इमेज कैप्चर करेगा तो ये इमेज कहाँ सेंड कर देता है, यहाँ सेंड कर देता है, और यहाँ पे ये खड़े व्यक्ति इस इमेज को आसानी से देख पाता है। तो यही क्या है इसका पेरिस्कोप। तीसरा कैलिडोस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है। कैलिडोस्कोप बहुदर्शी भी इसमें बोलते हैं। तो इसमें भी, इसमें 3 मिरर लगे होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 3 समतल दर्पण होते हैं जो तीनों लगाया जाता है और उसके बीच में क्या कर दिया जाता है, तीनों समतल दर्पणों के बीच में एक कलरफुल या छोटे छोटे कांच के, ऐसे रंगीन कांच के टुकड़े रख दिए जाते हैं और इसे एक ट्यूब में फिट कर दिया जाता है। एक ट्यूब में एक तरफ इसमें क्या लगे हुए रहेंगे, घिसे हुए कांच रहेंगे और एक तरफ ये देखने के लिए लगे हुए रहते हैं, और इसके बीच में ही ये तीनों तरफ से क्या रहते हैं, ये ग्लास तीनों तरफ से फिट रहते हैं और बीच में ये कलरफुल कांच के कुछ टुकड़े रखे रहते हैं। जैसे जैसे घुमाया जाता है तो यहाँ पे जो कलरफुल कांच के टुकड़े ये तीनों सतहों से परावर्तित होती है, तीनों सतहों से परावर्तित होकर अलग अलग कलर में ये दिखते हैं। तो यही एक कैलिडोस्कोप है। तो हम लोगों ने इसका यूज भी देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में।